नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन एक इम्पोर्टेंट क्रॉप के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, आपने जो भी पहले हॉर्टिकल्चर का पार्ट पढ़ा हुआ था, उसके बाद में क्रॉप कल्टीवेशन अपने को पढ़ना था, ठीक है। और आज अपन जो क्रॉप पढ़ रहे हैं वो है मैंगो। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से इसमें या कि मैंगो से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादातर जो एग्जाम होते हैं उनमें 1 या 2 प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर देखो इसमें क्वेश्चन आपके एक तो वैरायटी से आते हैं, दूसरा इसकी डिजीज है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी और से बहुत सारे जो बेसिक है इम्पोर्टेंट से भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फसल है, थोड़ी ध्यान देना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक स्टार्ट करेंगे। जो आम है इसको बाथरूम फ्रूट कहा जाता है, बाथरूम फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे अलग अलग लॉजिक है। कोई ऑथेंटिक चीज तो इसके पीछे है नहीं, ठीक है। कुछ अपने तरफ से अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं। जैसे कोई बताते हैं कि भाई मैंगो को अकेले में खाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है और अकेले में जो काम होता है वो ज्यादातर बाथरूम में होता है, ठीक है। तो कुछ ये मानते हैं, कुछ ये मानते हैं कि भाई इसको खाने के तुरंत बाद हाथ धोना पड़ता है। तो ये अलग अलग फैक्ट है, लेकिन अपने को इतना याद रखना है कि मैंगो को बाथरूम फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा किंग ऑफ फ्रूट है, यानी कि फलों का राजा इसको बोला जाता है। फलों का राजा इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय कोई फ्रूट है। किसी से भी आपको आप पूछोगे कि भाई फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो ज्यादातर का आंसर है वो मैंगो ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसको किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है। और अपना नेशनल फ्रूट भी यानी कि राष्ट्रीय फल भी आम की है, ठीक है। राष्ट्रीय फल भी आम की, क्योंकि जिसकी ज्यादा पसंद होती है उसी को ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसको एक सिंबल दिया गया है राष्ट्रीय फल के रूप में, ठीक है। देखो भारत के अलावा भी अपने और पड़ोसी देश है ना, जैसे अपन बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा फिलीपींस, जहाँ से राइस की डेपो नर्सरी रिलीज हुई थी, है ना। इनका भी नेशनल फ्रूट है वो आम ही है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने भारत का ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में इसका बेसिक क्लासिफिकेशन अपन थोड़ा सा देखेंगे। कई बार क्लासिफिकेशन से भी इनमें प्रश्न सीधा सीधा उठा लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर अपन बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, आप सभी जानते हो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्पीशीज है, लगभग 60 प्रजातियां हैं भारत में, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंजीफेरा इंडिका है। इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन इसकी बात करें फैमिली की, इसका कुल होता है एनाकार्डियेसी। देखो एनाकार्डियेसी में इसके अलावा 2 और फ्रूट आते हैं, एक तो काजू है और एक होता है पिस्ता, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि एनाकार्डियेसी में जो भी फल आते हैं, जैसे एक तो आम हो गया, दूसरा काजू हो गया, तो भारत में सबसे अधिक है। एनाकार्डियेसी में फैमिली में जो भी फ्रूट आते हैं वो सर्वाधिक उगाए जाते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक उत्पादन भी भारत में होता है, काजू उत्पादन में भी भारत फर्स्ट है और मैंगो में भी फर्स्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है वो इंडो बर्मा है। देखो उत्पत्ति स्थान है वो किस आधार पे दिया जाता है, जहां पर कोई सा भी फल हो, जैसे मैंगो, सिट्रस हो, कोई सा भी हो ना, वहां पर जहां इसकी ज्यादा वाइल्ड स्पीशीज या जंगली प्रजातियां ज्यादा होती है, वहां पर इसका उत्पत्ति स्थान दिया जाता है। यानी कि जिसका जीनोटाइप ज्यादा मिलता है, और इसका जीनोटाइप है आम का, वो भारत और बर्मा में सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, ये इंडो बर्मा ऑप्शन में नहीं दे करके भारत ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो भारत आपको राइट करना है। इसके अलावा ये भी दे सकते हैं कि भारत व म्यांमार, भारत व म्यांमार, ठीक है। तो ध्यान रखना बर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार, है ना। भारत में म्यांमार ऑप्शन में है तो ये भी कर देना, ठीक है। इसके अलावा कई बार ये तीनों चारों ऑप्शन नहीं देते, सीधा दे देते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही आएगा इंडो बर्मा, ठीक है। इसके बाद में अगर गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें 2n बराबर 4x होती है ना। 4x का मतलब होता है टेट्राप्लॉइड, ठीक है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि आम है और ऑप्शन आपके आता है कि डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा टेट्राप्लॉइड।
और टेट्राप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आम में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, यानी कि आधारी गुणसूत्र कितने होते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं, अब देखो यहाँ पर ये 4x है ना, तो इसका अपन x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40/4 = 10। ठीक है, तो इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 10। ठीक है, अगर 2x होता है तो 20 हो जाएगा, 3x होता है तो 30 हो जाएगा और 4x है तो 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। और कई बार ज्यादा बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, वहां पर ये भी पूछ लेते हैं कि आधारी गुणसूत्र कितना होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें, इसका जो फल प्रकार है वो क्या होता है। आम का जो फल प्रकार है, आपने पहले जो वीडियो अपलोड की थी फ्रूट टाइप्स खाने योग्य बाग, वहां पर आपने डिस्कस किया था। इसका फल प्रकार होता है ड्रूप, और कई बार हिंदी में भी दे देते हैं अस्टिल। ठीक है, तो दोनों ही ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप एक ध्यान रखो, कई बार हिंदी में भी इसको ड्रूप, देखो इंग्लिश वाली जो टर्म होती है ना उसको सीधा हिंदी में लिख दिया जाता है, तो इंग्लिश वाली टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अस्टिल भी ध्यान रखना और ड्रूप भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर खाने योग्य बाग की बात करें, खाने योग्य बाग, तो आम का जो खाने योग्य बाग होता है वो होता है मीजोबार्क। आपने पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, मीजोगार्क कहाँ होता है, एपिकार्प कहाँ होता है, पेरिकार्प कहाँ होता है, तो वहां पर आप जाकर के एक बार देख लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम इसका होता है पेनिकल। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आम है वो एक क्लाइमेक्ट्रिक फल है। ठीक है, क्लाइमेक्ट्रिक का मतलब होता है ऐसे फल जो तुड़ाई के बाद में श्वसन क्रिया उसमें चलती रहे और ऑक्सीजन, और इसके अलावा तोड़ने के बाद में भी अपन आसानी से पका सकते हैं। ठीक है, ऐसे फलों को क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक दो भागों में बांटा हुआ है, और इसका भी अपना वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आम एक परपरागित फसल है, परपरागित फसल है। ठीक है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन होता है इसमें, और परपरागण का जो काम है वो काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परपरागण का काम घरेलू मक्खी द्वारा किया जाता है। ठीक है, घरेलू मक्खी का कई बार जूलॉजिकल नाम पूछ लेते हैं, तो जूलॉजिकल नाम इसका होता है मस्का डोमेस्टिका। इसके बाद में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, परपरागण किसके द्वारा होता है आम में, तो ये कई बार पूछा गया, आपके जेट में भी 2-3 बार पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें उत्पादन की, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन आम का भारत में होता है। विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में, और टोटल विश्व का लगभग विश्व में 200 कंट्री है, 200 में से लगभग 54% यानी कि 50% अपन कह सकते हैं, थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, तो 54% आम है वो विश्व का भारत में होता है। ठीक है, टोटल माने कि 100 किलो आम हो रहा है तो 54 किलो आम तो केवल भारत में हो रहा है, बाकी जो अदर 200 कंट्री है वहां पर जो बाकी बचा हुआ है वो आम होता है। ठीक है, भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में सर्वाधिक आम है उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आम सर्वाधिक है बांसवाड़ा में होता है। अब देखो ये थोड़े से डाटा है ना चेंज होते रहते हैं, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वाला भी चेंज नहीं होता, राजस्थान वाला चेंज होता है, तो इनका एक अपना अलग से जो भी डाटा वाला वीडियो है ना उसमें सारे के सारे एक साथ करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो वहां पर देख लेना, लेकिन बेसिक यही है, बांसवाड़ा है, इसके साथ में उदयपुर हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो जो यूपी है उसमें उत्पादन भी सर्वाधिक होता है और क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये सेमी कंडीशन यहाँ पर बांसवाड़ा की है, बांसवाड़ा में राजस्थान में बांसवाड़ा का उत्पादन भी सबसे अधिक है और क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें भारत में जितने भी फल होते हैं, टोटल फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, आम का। इसके बाद में केला, और इसके बाद में सिट्रस फ्रूट है या नींबू वर्गीय फल है वो आ जाएंगे। ठीक है,
ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछा गया। अगर उत्पादन की बात करें ना, ऐसे प्रश्न आ जाए आपके कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल का होता है, तो उत्पादन सर्वाधिक केला का होता है और क्षेत्रफल सर्वाधिक आम का होता है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर उत्पादन में आम आता है और तीसरे स्थान पर नींबू वर्गीय आते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है क्षेत्रफल सर्वाधिक कौन से फल का है और उत्पादन सर्वाधिक कौन से फल का है, ठीक है। तो उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, भारत का, लगभग 54% उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादन और क्षेत्रफल में दोनों में अग्रणी राज्य है, और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल बांसवाड़ा जिले का है। अगर सभी फलों की बात करें तो क्षेत्रफल सबसे अधिक आम का है, उसके बाद में केला का है, उसके बाद में नींबू वर्गीय फल आते हैं, ठीक है। उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक केला में होता है, उसके बाद में आम में होता है, उसके बाद में नींबू वर्गीय आता है, ठीक है। इसके बाद में आम की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में देखो, आम में सर्वाधिक विटामिन है वो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना, विटामिन ए है ना। विटामिन ए को कैरोटीन भी बोला जाता है। और आम का जो पीला रंग होता है ना, वो भी पीला रंग भी विटामिन ए के कारण ही होता है, जिसको अपन बीटा कैरोटीन बोलते हैं, ठीक है। आम का पीला रंग है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। अब देखो विटामिन ए की मात्रा की बात करें तो विटामिन ए की मात्रा कई बार पूछी जाती है। इसकी मात्रा होती है 4800 IU, ठीक है, IU पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में 4800 IU होता है। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, ये बहुत छोटी इकाई होती है ना, और एक IU या एक इंटरनेशनल यूनिट में 0.03 मिलीग्राम होता है, ठीक है। इतनी छोटी यूनिट है तभी इसको यहाँ पर इससे लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो देखो आम में विटामिन ए है वो पूर्ण पके हुए फलों में होता है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आम में विटामिन ए पाया जाता है कच्चे फलों में, पके फलों में, पूर्ण पके फलों में, ठीक है। तो पूर्ण पका हुआ फल होगा उसमें विटामिन ए होगा। अगर कच्चे फलों की बात करें तो कच्चे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो कई बार वैसे अपन दोबारा डिस्कस करेंगे जब वैरायटी पढ़ेंगे, वैरायटी का भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी वैरायटी है जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो वो है बम्बई हरा, बम्बई हरा। अगर विटामिन ए का पूछे तो विटामिन ए में सर्वाधिक वैरायटी है मल्लिका, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बाकी वैरायटी करेंगे उस टाइम और कर लेंगे। विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है, बम्बई हरा में। विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, मल्लिका में। इसके अलावा देखो आम में और भी ताजा खाने के रूप में अपन काम में लेते हैं, आमचूर बनाने में, अचार बनाने में, ठीक है, मुरब्बा बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन और बात करें तो आम की जो गुठली होती है, गुठली का जीवन काल होता है 30 दिन। गुठली का जीवन काल 30 दिन होता है, यानी कि जब गुठली से सीड अलग कर लेंगे, सीड अलग करने के बाद में उसमें जीवन क्षमता यानी कि पौधा नया उत्पादन करने की क्षमता है वो 30 से 35 दिन तक रहती है, या फिर 35 दिन के बाद में इसमें खत्म हो जाता है, जर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो 30 दिन है तो इसको 1 मंथ भी अपन बोल सकते हैं और 4 से 5 सप्ताह भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ पे आपके 1 मंथ आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और 4 से 5 सप्ताह आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना बात करें जो आपके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपका आता है जलवायु। आम के लिए सबसे उचित, सबसे बेस्ट जलवायु रहती है उष्ण व उपोष्ण। उष्ण व उपोष्ण जलवायु है वो सर्वाधिक उत्तम रहती है इसकी खेती करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें टेम्परेचर कई बार पूछा जाता है। वृद्धि के लिए तापमान है, उसकी रेंज रहती है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ना। इसके अलावा देखो और एक चीज ध्यान में रखनी है, आम में जब पुष्पन होता है उस टाइम एक तो पाला नहीं पड़ना चाहिए और दूसरा किसी प्रकार की बारिश नहीं होनी चाहिए, वर्षा नहीं होनी चाहिए। देखो आम का ही नहीं और भी जो क्रॉप है, कोई सी भी क्रॉप हो, अगर पुष्पन के समय उसमें बारिश होगी तो पुष्प जड़ जाएंगे और पुष्प जड़ जाएंगे तो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मृदा की बात करें, सोइल की बात करें तो सोइल में लगभग सभी जो फ्रूट क्रॉप्स है उनमें बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है, बलुई दोमट मृदा, ठीक है। और जिसका पीएच मान है वो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है।
ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सभी का इक्वल रहता है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, आपने पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, जो भी अपन बाग लगा रहे हैं, बाग लगाने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मृदा में 2 मीटर गहराई तक किसी प्रकार की कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। 2 मीटर गहराई में किसी भी प्रकार की कठोर परत होगी तो क्या होगा, देखो जैसे ये परत है, यहाँ पर अगर अपने प्लांटेशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर, इसके बाद में इसकी जड़ें हैं वो यहाँ तक जाएगी, नीचे जाएगी, इसके बाद में कठोर परत आ जाएगी तो ये जड़ें वापस से इधर साइड में फैल जाएगी। ठीक है, साइड में फैलेगी तो क्या होगा, जब भी आंधी तूफान वगैरह आएगा तो ये जो क्रॉप है, ये जड़ें, इसका वजन है वो सहन नहीं कर पाएगी और पौधा गिर जाएगा। इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना है कि 2 मीटर गहराई में किसी प्रकार की कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें इसके प्रोपोगेशन की, यानी कि प्रवर्धन। परिवर्तन की बात करें तो आम में परिवर्तन है दोनों विधियों द्वारा ही किया जा सकता है, बीज द्वारा भी किया जा सकता है और वानस्पतिक विधि द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सर्वोत्तम विधि है वो वानस्पतिक विधि रहती है, क्योंकि बीज के द्वारा पौधे तैयार होते हैं वो थोड़े से धीरे तैयार होते हैं, वानस्पतिक विधि के द्वारा पौधे अच्छी क्वालिटी वाले तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वानस्पतिक विधियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग या जो ये वानस्पतिक विधियां है प्रवर्धन की, उनका अपना वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से डिटेल से देख लेना। अगर एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉर्टिकल्चर के जितने भी आपने क्रॉप्स है या जितना भी सिलेबस है वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। एक चीज अपन देखेंगे तो आगे वाले अगर देखेंगे तो ये देखो आपने ग्राफ्टिंग आपको पहले पढ़ी और अभी ग्राफ्टिंग यहाँ पर आ गई, तो दोबारा से डिस्क्राइब करेंगे तो अपन 1-2 टॉपिक ही क्लियर कर पाएंगे। इसलिए आप पुराने वीडियो देख लेना, वहां पर अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस वीनियर ग्राफ्टिंग में आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, एक तो ये आम की व्यवसायिक विधि है, व्यवसायिक विधि है। ठीक है, दूसरा ध्यान में रखना है उत्तरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, उत्तरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित। इसके बाद में दूसरी इसकी परिवर्तन की विधि है एपिकोटाइल, या फिर इसको स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अपने को ध्यान में रखना है, एक तो सबसे जल्दी मूलव्रंत, इसका जो मूलव्रंत की एज होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मूलव्रंत की आयु है वो अपन रखते हैं 8 से 15 दिन। ठीक है, बाकी जितनी भी विधि है उसमें मूलव्रंत अपने लगभग 9 से 12 माह पुराना लेते हैं, लेकिन इसमें मूलव्रंत की आयु रहती है 8 से 15 दिन। यानी कि जैसे ही अंकुरण होते हैं ना, जैसे ये पौधा है, ठीक है, और अपने लगाया, ठीक है, यहाँ पर सीधे यहाँ पर जड़ें आ गई और इसके बाद में ऊपर वाला पार्ट है ये प्रोतंत्र हो गया या तना हो गया। ठीक है, 8 से 15 दिन का हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर से काट करके और यहीं पर इसमें ग्राफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये 8 से 15 दिन में मूलव्रंत हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे जल्दी पौधा तैयार करने की विधि है। ठीक है, सबसे जल्दी पौधा तैयार करने की विधि है, और इसको अपन कह सकते हैं नई विधि भी है। अगर प्रश्न आपके आ जाए कि आम में पौधा तैयार करने की नई तकनीक कौन सी है, तो ये आपकी एपिकोटाइल है। ठीक है, या फिर इसको स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ये जो विधि है वो सर्वाधिक एक तो महाराष्ट्र और गुजरात में अपनाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी अगर अपन बात करें तो महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक प्रचलित है, और गुजरात में बात करें तो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, सौराष्ट्र क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। ये ध्यान रखना, ये कोंकण क्षेत्र का एक आपके पहले जेट में आया हुआ प्रश्न है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कौन सी विधि अपनाई जाती है या फिर एपिकोटाइल विधि है वो कहाँ अपनाई जाती है ना। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें तो प्रवर्धन की नेक्स्ट विधि है इनार्चिंग। इनार्चिंग विधि है वो ज्यादातर दक्षिणी भारत में अपनाई जाती है। ठीक है, प्रश्न सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि आम में प्रवर्धन की दक्षिणी भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो फिर आपका आंसर होगा इनार्चिंग। ठीक है, इसके अलावा एक और विधि है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। ये जो विधि है ये शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक अपनाई जाती है। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक अपनाई जाती है। इसके अलावा अगर आपसे सीधा पूछ ले
कि उत्तरी पश्चिम भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो उत्तरी पश्चिम भारत में आम की सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि है वो अपनाई जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इनमें से भी अगर आपके सीधा प्रश्न आ जाए कि आम में प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी होगी, वेनियर ग्राफ्टिंग, है ना। क्योंकि देखो ज्यादातर आपके जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, जो व्यवसायिक विधि होती है वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, जिससे ज्यादा पौधे तैयार करते हैं ना। तो ये चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट वेनियर ग्राफ्टिंग है। इसके अलावा अगर इनमें से बीच में से पूछे कि इनार्चिंग विधि कहाँ अपनाई जाती है, तो दक्षिणी भारत में। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहाँ अपनाई जाती है, शुष्क क्षेत्रों में और उत्तरी पश्चिम भारत में। इसके अलावा एपिकोटोल और स्टोन ग्राफ्टिंग है वो कहाँ अपनाई जाती है, ये महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। इसके अलावा इसमें जो मूलवंत की आयु है वो 8 से 15 दिन रखी जाती है एपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग में, और सबसे जल्दी तैयार होने वाली विधि है। इसके अलावा इसमें ये जो एपिकोटाइल विधि है वो सबसे नई विधि भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोपोगेशन अपने पढ़ा, तो इसके बाद में अपन प्लांटेशन भी इसका पढ़ लेते हैं। आम का जो प्लांटेशन है या फिर पौधरोपण जिसको बोलते हैं, पौधरोपण है वो जून जुलाई में करते हैं। ठीक है, जून जुलाई में इसका पौधरोपण किया जाता है। ठीक है, अब पौधे से पौधे की दूरी की बात करें, पौधे से पौधे की दूरी आम में पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है जनरली 10 × 10 मीटर। ठीक है, अगर अपन सघन बागवानी अपना रहे हैं, सघन बागवानी अपना रहे हैं तो दो तरह की अपन दूरी रखेंगे सघन बागवानी में। एक तो अगर दशहरी किस्म लगा रहे हैं अपन, तो दशहरी किस्म में पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 5 × 5 मीटर। ठीक है, अगर अपन आम्रपाली किस्म लगा रहे हैं तो आम्रपाली में अपन पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 2.5 × 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखो अगर 10 × 10 मीटर अपन लगा रहे हैं तो पौधों की संख्या कितनी होगी, 100 1 हेक्टर में। ठीक है ना, 1 हेक्टर में कितने पौधे लगेंगे, 100। अगर 2.5 × 2.5 मीटर पर लगा रहे हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है कि आम्रपाली की 1 हेक्टर में कितने पौधे होते हैं। ठीक है, तो 1 हेक्टर में 1600 पौधे तक अपने लगा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें गड्ढे का आकार, आम में गड्ढे का आकार रखा जाता है 1 × 1 × 1 मीटर। ठीक है, अब देखो कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको इस प्रकार से भी दे सकते हैं 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर, है ना। एक ही बात है सेंटीमीटर या फिर मीटर, है ना। इसके अलावा आम में अगर अपने गड्ढे खोदने की विधियां हैं तो वो अपने पहले गड्ढा किस प्रकार से खोदते हैं, कब खोदते हैं, तो पहले अपने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहां पर देख लेना। ठीक है, और जो गड्ढे खोदने का टाइम है वो कब करते हैं, जैसे बुआई का पौधरोपण का टाइम जून जुलाई है तो इससे 1 महीने पहले अपन गड्ढा खोदते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें आम में ट्रेनिंग और प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग का जो टाइम है, प्रूनिंग का जो समय है वो है सितंबर, अगस्त सितंबर कर लेना ना, अगस्त सितंबर। और प्रूनिंग की जो विधि है ना वो है मॉडिफाइड सेंटर, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ठीक है, इन विधियों के बारे में भी अपने पता था। आम में जो विधि अपनाई जाती है वो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम अपनाई जाती है, यानी कि इसके बीच का प्रोतंत्र है, यानी कि पहली वाली जो शाखा है उसको काट दिया जाता है, उसके बाद में आम को धीरे धीरे जो साइड ब्रांच है, द्वितीय शाखा है, तृतीय शाखा है, उनको बढ़ने दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रूनिंग का समय भी लिखना, प्रूनिंग का समय है सितंबर। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन इसकी बात करें, नेक्स्ट है सिंचाई की। तो जितने भी फ्रूट क्रॉप्स है इनमें देखो स्टार्टिंग में सिंचाई का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, इसके बाद में धीरे धीरे कम ध्यान रखते हैं, और ज्यादा इतना जो अपने शस्य फसलें पड़ते हैं उनमें जितना ध्यान देते हैं उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती। अगर वर्षा सीजन को छोड़ दें तो बाकी जो टाइम रहता है उसमें सिंचाई अपन करते हैं, गर्मियों में 7 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 15 दिन के अंतराल पर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो
खाद एवं उर्वरक है, जितने भी अपने हॉर्टिकल्चर फसलें लगा रहे हैं उनमें क्या होता है 1 से 5 साल तक तो इसमें धीरे धीरे खाद और उर्वरक की मात्रा बढ़ाते हैं और 5 साल के बाद में उसको स्थायी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अपने खाद उर्वरक में क्या देते हैं, गोबर की खाद दे रहे हैं। ठीक है, तो गोबर की खाद देने का टाइम पूछ लिया जाता है कई बार कि मैंगो में गोबर की खाद कब दी जाती है। ठीक है, तो गोबर की खाद है वो दिसंबर में देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस और पोटास है, उनकी मात्रा भी देखो उनकी मात्रा कब दी जाती है। फास्फोरस अपन सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं और पोटास है वो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में देते हैं। ठीक है ना, और ये देने का समय है वो है जनवरी। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ने देखो दो भागों में अपन करके दो भागों में डिवाइड करके इसका मात्रा है वो कंप्लीट की जाती है। आधी मात्रा अपन देते हैं, आधी मात्रा फूल आने के बाद में, आधी मात्रा ध्यान रखना फूल आने से पहले मत कर देना, फूल आने के बाद में देते हैं ना। और जो शेष मात्रा बच जाती है, शेष मात्रा फलों की तुड़ाई के बाद में देते हैं, फलों की तुड़ाई के बाद। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ध्यान रखना और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। खाद उर्वरक से अभी कोई प्रश्न नहीं आया। कई बार पूछ लिया जाता है गोबर की खाद कब देते हैं या फिर फास्फोरस और पोटास की मात्रा कब दी जाती है, या नाइट्रोजन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन की मात्रा कब दी जाती है। ठीक है, तो आधी मात्रा फूल आने के बाद में देते हैं और फूल कब आते हैं हमें, फूल आने का समय फूल आता है फरवरी मार्च में। ठीक है, और फलन कब होता है, फलन होता है इसका मई से लेकर के जुलाई तक। ठीक है, मई से लेकर के जुलाई तक इसमें फलन होता है और फूल आने का समय फरवरी मार्च रहता है। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा अपन क्या करेंगे, फूल आने के तुरंत बाद में देते हैं, यानी कि जब फ्लोरिंग अपने 80% या 90-100% तक हो जाए उसके बाद में अपन नाइट्रोजन की मात्रा दे देते हैं और फलों की तुड़ाई करने के बाद में शेष जो आधी मात्रा बचती है वो बाद में दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो अगर अपन बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी इंडिसेज है वो क्या होती है, परिपक्वता सूचकांक जिसको बोलते हैं ना। यानी कि अपने को कैसे पता चलेगा कि फल है वो मैच्योर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कुछ तो बेसिक है, जैसे अपन बात करें कि भाई उसमें एरोमा विकसित हो जाती है, यानी कि सुगंध आने लग जाती है, फल का कलर है वो चेंज हो जाता है ना, जो ग्रीन है उसे येलो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और अपने को क्या ध्यान में रखना है, फूल आने के बाद में, फूल आने के लगभग 90 से 110 दिन बाद फल है वो तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, फल तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं ना। तो फूल कब आते हैं, मार्च में, फरवरी मार्च में, उसके लगभग 2-3 महीने बाद में क्या होता है फल बन जाता है ना। दूसरा इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक वृक्ष है वो डेवलप हो जाता है, प्राकृतिक वृक्ष है वो विकसित हो जाता है ना। प्राकृतिक वृक्ष का मतलब जैसे देखते हैं ना आम के ऊपर सफेद सफेद परत होती है। ठीक है, तो वो परत है वो प्राकृतिक वृक्ष की होती है। जब परत ऊपर जमने लग जाए तब अपन समझते हैं कि भाई आम है वो तुड़ाई के योग्य हो गए। ठीक है, इसके अलावा इसका आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है, फल है उसका आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि दशहरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, दशहरी जो किस्म है उसका आपेक्षिक घनत्व होता है 1.02। ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा आपने बता दिया कि भाई कलर चेंज हो जाता है, एरोमा विकसित हो जाती है ना, तो ये 2-3 चीजें कुछ ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना कि आपेक्षिक घनत्व बढ़ता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि फल पकने पर आपेक्षिक घनत्व बढ़ता है घटता है। ठीक है ना। दूसरा इसका पूछ लिया जाता है कि दशहरी किस्म का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 1.02 होता है। ठीक है, इसके बाद में एक ये चीज भी ध्यान रखना, फूल आने के 90 से 110 दिन बाद में फल है वो तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर अपन थोड़ी सी साथ में यील्ड की भी बात कर लेते हैं, उपज की बात करें तो एक पौधे से बात करें तो 80 से 100 किलो एक पौधे से उपज प्राप्त होती है। ठीक है, 80 से 100 केजी प्रति प्लांट या फिर प्रति पौधा ना, प्रति पौधा।
दूसरा अगर हेक्टर में बात करें तो 8 से 9 टन प्रति हेक्टर इसका उत्पादन होता है, 8 से 9 टन प्रति हेक्टर। ठीक है, अब देखो अपने लगभग जो भी था बेसिक कंसेप्ट वो सारा कंप्लीट किया है। इसके बाद में अपने एक वेराइटी बची हुई है और डिजीज बची हुई है और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बचे हुए हैं। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।